हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। आई एम श्रुति झा और हमारी वाइसरॉय और गवर्नर जनरल्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो वाइसरॉय आज मैं कवर करने वाली हूँ दैट इज सर्टेनली लॉर्ड लिटन। सो उनका टेन्योर था वो था 1876 टू 1880। 4 years का इनका टेन्योर था एंड ही वॉज वेल नोन एज द रूथलेस वाइसरॉय because of his very restrictive policies towards India, the policies which actually took the lives of many innocent Indians, and certainly आपको पता चलेगा कि आगे जाके भी उन्होंने ऐसे बहुत सप्रेसिंग एक्ट्स लेकर आए जिससे इंडिया में जो है वो नेशनलिज्म को भी सप्रेस किया गया और एक्चुअल ह्यूमन राइट्स को भी सप्रेस किया गया। सो एडवर्ड रॉबर्ट लिटन बुल्वर लिटन, फर्स्ट अर्ल ऑफ लिटन, known as commonly Lord Lytton, an English politician who served the viceroy from 1876 to 1880. He is commonly regarded as a ruthless viceroy due to his approach to the Great Indian Famine of 1876 to 1878 and the Second Anglo-Afghan War. So the major incident which took during his tenure was the Great Famine of 1876-1878. This famine took innocent lives of approx 5 million to 10 million people. एंड उस टाइम पे भी जब इतने लोग स्टार्वेशन से सफ़र कर रहे थे, उनके पास इनफ फूड नहीं था। इनफ तो आप छोड़िए, खाने को ही उनके पास सामान नहीं था। आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो सफ़र थे फेमाइन से। उस टाइम पे भी आप इतना सारा वीट, अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख टन्स ऑफ वीट जो है आप ब्रिटेन में आप भेज रहे हो। ठीक है भाई, अपने जो लोकल एरिया है पहले आप वहां पे तो देखो कि रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। यहाँ पे इंडियंस जो हैं वो भूख के मारे जो है वो मारे जा रहे थे और आप वीट आपके पास अवेलेबल है बट आप कहाँ भेज रहे हो? आप ब्रिटेन में भेज रहे हो। एंड सर्टेनली ये जो स्टेप था, ये जो इनका एक बिहेवियर था टुवर्ड्स द इंडियंस एक्चुअली शोड व्हाट ब्रिटिशर्स थॉट अबाउट अस, व्हाट ब्रिटिशर्स हैड द इमेज ऑफ इंडियंस इन देयर माइंड्स। इतना ज़्यादा वो आपको छोटा या फिर इन्फीरियर समझते थे कि वो इतना भी मैनेज नहीं कर पाए कि भाई एक्चुअली द पीपल वर डाइंग ऑफ स्टार्वेशन एंड यू आर नॉट इवन प्रोवाइडिंग देम ग्रेन्स दो यू हैव इट, राइट? One of the most tragic events during Lytton's administration was the Great Famine, which struck several parts of southern and western India. तो southern India और western India पूरा हमारा जो पार्ट था वो famine से जो है वो affected था। It actually led to the deaths of 5 to 10 million people, as I told you, and it also continued. They see 3,20,000 tons of wheat actually they exported to Britain at that point of time when our population needed that फूड ग्रेन। ठीक है, जब हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब हमको ना दे के उन्होंने कहाँ पर ग्रेन्स को भेज दिया? ब्रिटेन में। ठीक है, नाउ सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, मैंने आपको लॉर्ड मेयो वाले सेशन में बताया है। इसका पूरा जो बैकग्राउंड है मैंने उसमें दिया है, उस सेशन में आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको अफगान वॉर्स के पीछे का जो पूरा रीज़न है, क्या उसका बैकड्रॉप था, वो सब समझ में आ जाएगा। सो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड लिटन एक्चुअली सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर ऑकर्ड एंड ड्यूरिंग दिस अफगान वॉर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो अफगान की टेरिटरीज थी उसको हासिल कर लिया था, बट इनको लॉसेस इतने ज़्यादा हो गए थे कि इनको खास उस चीज़ से लगा नहीं कि हमें बैटल से कुछ हासिल हुआ है, क्योंकि इनको फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे एंड दे एक्चुअली सेट देयर अ पपेट रूलर जो कि ब्रिटिशर्स के कहा सुनी पे ही वहाँ पर काम कर रहा था। The war began in 1878 with British forces initially occupying parts of Afghanistan and placing a pro-British army on the throne. Conflict was costly and difficult, resulting in significant British losses and eventually leading to negotiations, certainly. Now, the Delhi Darbar of 1877, another step taken by Lord Lytton, which actually called him ruthless, which actually moved towards his criticism, is the दिल्ली दरबार ऑफ 1877। जब आपकी पॉपुलेशन फमाइन से अफेक्टेड है, आप बोल रहे हो कि भाई हमारे पास इनफ रेवेन्यू नहीं है, इनफ फंड्स नहीं हैं कि हम जनता को जो वो हैं हम उनको इनफ ग्रेन्स या फिर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर पाएँ, तो फिर आपके पास फंड कहाँ से आया इतने ग्रैंडियोर इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने का? ठीक है, आपने पूरे ऑल इंडिया में आपने प्रिंसेस को बुलाया, आपने रूलर्स को बुलाया, एंड वाई ही ऑर्गेनाइज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू डिक्लेयर द क्वीन विक्टोरिया द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, और वहां पे उनको केसरे हिंद का जो है वो टाइटल दिया गया। सिर्फ ये चीज को डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने इतना मेजर इवेंट यहाँ पर होस्ट किया, वो भी ऐसे समय पे जब
दूसरी जगह पे जो है वो जनता वहां पर मर रही है, भूख से जो है वो तड़प रही है, और यहां आप दूसरी जगह आप इतना बड़ा इवेंट, इतना ग्रैंडियर इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है। He organized a grand ceremonial assembly, the Delhi Darbar, in 1877 to proclaim Queen Victoria as the Empress of India. Opulence of the Darbar, especially during the famine, drew widespread criticism. Certainly होगा ही वो. Resources were diverted to fund this elaborate event while millions were suffering, creating a perception of British insensitivity toward Indian subjects. Certainly लगेगा ही ना लोगों को, भाई अगर दूसरी एक तरफ जो है हमारे आपकी ही पॉपुलेशन, आप बोलते हो कि आप हम पे रूल कर रहे हो, अगर आपकी प्रजा है तो आपको ध्यान देना चाहिए, तो आप वहां पे ना ध्यान देके आप दूसरी तरफ, आपको पता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ठीक है, एक्चुअली लोगों की जान जा रही है, दूसरी तरफ आप अपनी क्वीन विक्टोरिया को आप सिर्फ डिक्लेयर करने के लिए कि एम्प्रेस हैं, ये हैं, आप इतना बड़ा इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा उनका रॉन्ग एक स्टेप था, और इससे पता चलता है कि वो इंडियंस को कितना ज्यादा इंफीरियर नजरों से देखते थे. द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, अनदर वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट इन द टेन्योर ऑफ लॉर्ड लिटन इज द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट. सर्टेनली इट सप्रेस्ड द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पे कुछ असर नहीं पड़ता था. इंग्लिश न्यूज़पेपर्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस एक्ट, और आपको इसमें बहुत ज़्यादा एक वो रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे कि आप कोई सेडिशियस राइटिंग नहीं कर सकते हो, क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हो, ठीक है. आप अगर कोई ऐसा वर्नाकुलर लैंग्वेज है तो भाई वो पहले अथॉरिटीज़ से के जरिए होके गुजरेगा, पहले अथॉरिटीज़ उसको पढ़ेंगी कि क्या है उसमें, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नेगेटिव है जो जनता तक नहीं पहुंचना चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्टिव इन्होंने ऐसे इस एक्ट के अंदर जो है वो स्टेप्स लेकर आए थे. Aim was to suppress criticism of British policies in the Indian press, especially during the Afghan War. This act restricted freedom of speech and press by censoring publications in Indian languages that were deemed seditious. It was widely criticized as an attempt to stifle Indian dissent, and it fueled Indian nationalist sentiment. The act applied only to vernacular newspapers, excluding English language newspapers publications. ठीक है, तो सिर्फ vernacular newspapers पे ही इसको जो है वो अप्लाई किया गया था. And the procedure required editors to submit proof sheets of their content to the police for review. ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि पहले आपको रिव्यू के लिए एक आपका जो भी था ड्राफ्ट आपको प्रेजेंट करना होता था, जिससे अगर वहां से आपका ड्राफ्ट पास होगा तभी आप एप्लीकेबल होगा कि आपका पब्लिश हो सकता है, अदरवाइज वहीं पे इसको जो है वो कट कर दिया जाता था, सेंसर कर दिया जाता था. Now the Arms Act of 1878, इसमें जो है वो ये बताया गया था कि it was ought to have license for having arms. ठीक है, otherwise if you don't have the license, you don't have the right to even manufacture the weapons or even keep it. मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते हो आप उनको सेल भी नहीं कर सकते हो. तो इस एक्ट के थ्रू जो है वो अब आर्म्स रखने पे भी एक प्रतिबंध या फिर आप बोलो प्रोहिबिशन लगा दिया गया. ठीक है, क्यों ऐसा ब्रिटिशर्स कर रहे थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स वर वेरी हैविंग काइंड ऑफ फियर कि 1857 जैसी जो रिवोल्ट है, जैसा जो एक प्रोटेस्ट उनके तरफ आया था, वो फिर से फ्यूचर में ना हो. तो ऐसे सारे स्टेप्स वो ले रहे थे जो उनके खिलाफ खड़े हो सकते थे, चाहे आप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ले लो या फिर आप आर्म्स एक्ट ले लो. ठीक है, तो इसीलिए वो अपना एक्सपेंशन भी दूर दूर तक कर रहे थे कि उनका जो पावर है वो बढ़ता रहे और हर जगह से जो है वो इनको इतनी फंडिंग है, इतना रेवेन्यू मिलता रहे कि वो अच्छे से अपना जो शासन है, जो रूल है, वो कर पाए. Under this act, manufacture and sale of guns in the country were regulated. No Indian was allowed to manufacture, sell, or even carry a weapon without a license from the government. You don't have the right to even manufacture, sell, or keep an arm if you don't have the license signed from the authorities. This act prohibited Indians from possessing firearms without licenses, further entrenching British control and disempowering the Indian populace. Certainly, क्योंकि उनको एक डर था कि भाई अगर इंडियंस के हाथ आर्म्स लग गए, कोई वेपन्स लग गए, तो कल को वो हम पे ही जो है वो अटैक करेंगे, जो कि फ्यूचर में आगे हुआ भी. It was perceived as discriminatory as British citizens were largely exempted from these restrictions. Again, the same kind of discrimination between the Indians and the Europeans. ठीक है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी उनको जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि भाई आप अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप कर सकते हो, आप रख सकते हो, बट वहीं अगर कोई इंडियन बोल रहा है कि मुझे वेपन रखना है विदाउट कीपिंग अ लाइसेंस, देन यू आर नॉट अलाउड। ठीक है। अदर इवेंट्स, तो यहाँ पे एक और चीज इन्होंने करी कि इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज में जो इंडियंस की एज थी वो रिड्यूस कर दी फ्रॉम 21 ईयर्स टू 19 ईयर्स। अब आप खुद सोचो कि इन द एज ऑफ 19 ईयर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप जो है वो पास कर पाओ एग्जाम। ठीक है। और उस टाइम पे भी जो है वो एग्जाम बहुत अलग से डिफरेंट प्रोसेस से हुआ करता था। तो इन्होंने हर एक वो स्टेप लिया जिससे ये इंडियंस की एंट्री एडमिनिस्ट्रेशन में कम कर सकें, और इंडियन सिविल सर्विसेज में ये एज को कम करना भी इनके एक स्टेप का ही रीजन था। Now, the statutory civil service in 1879, this act stated that 1/6 of covenanted post would be filled by Indians from high status families. ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर इन्होंने अलाउ भी किया है कोई पोस्ट देने के लिए तो वो हाई स्टेटस फैमिलीज थी। ब्रिटिशर्स ने भी सोचा कि भाई हम ऐसे लोगों को ही पोस्ट देंगे जिनसे हमारा कोई फायदा हो फ्यूचर में। ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई किसी को भी हम कोई लो इनकम ग्रुप को दे दे जिससे हमारा कोई भी फायदा नहीं हो, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो माइंड है वो हमेशा से ही एक मटीरियलिस्टिक माइंड था। The maximum age for Indian candidates was also lowered from 21 to 19 years, as I told you earlier. Introduced a uniform salt tax, abolished many import duties and supported the free trade policy. Why? क्योंकि इनका ये मानना था कि भाई ब्रिटिश गुड्स इंडिया में चीपर हों और ब्रिटिश गुड्स की सप्लाई इंडिया में ज्यादा हो, which actually led to the destruction of indigenous industries at that point of time. तो ये आप certainly ब्रिटिश पॉलिसीज में, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी देखते हो कि कैसे धीरे 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 करके फ्री ट्रेड पॉलिसीज के थ्रू या फिर इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन के थ्रू ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया। Right? Now, coming to the question, I have done this session. अब आपके लिए क्वेश्चन है, अब आपका टर्न है कि आपको कितना समझ में आया है इन द सेशन, तो आप आंसर कर पाओगे। लेट्स सी द क्वेश्चन। लॉर्ड लिटन इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज पॉलिसीज ड्यूरिंग द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876 to 1878. What was one controversial aspect of his famine relief policy? Option A, imposing high taxes on food grain. Option B, reducing grain prices to help the poor. Option C, exporting food grains despite the famine. Option D, prohibiting foreign aid. The second question is, which of the following was not, remember the not is written over here, a policy or action associated with Lord Lytton's tenure? Passing the Arms Act 1878, the Ilbert Bill, organizing the Delhi Darbar, the Second Anglo-Afghan War. Here we are coming to the end of the session. Thank you for watching and stay tuned and subscribe to our channel ICE Origin for further more qualitative content. Thank you so much. Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।